हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे समसामयिकी क्रॉनिकल करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पर। और ये मैगज़ीन दोस्तों अगस्त मंथ की है, समसामयिक क्रॉनिकल। तो समसामयिकी क्रॉनिकल नाम से ये आती है। सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका है, मैगज़ीन है। और इसको हम लोग देखेंगे आज के इस पूरे टॉपिक में, इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे पुल, उसके बाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, फ्रेंच ओपन 2024, T20 विश्व कप विजेता बना भारत, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेनाध्यक्ष, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल, वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन होता है, भारत बांग्लादेश के मध्य 10 समझौते हस्ताक्षरित, बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस का शुभारंभ, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक और 50वां G7 शिखर सम्मेलन, भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की, ई प्रवाह पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली का शुभारंभ, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 2024 और उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन तृष्णा। तो इस तरह से ये जो है तो इस मैगज़ीन की प्रमुख बातें हैं और इसको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य समाचार की। तो राज्य समाचार में सबसे पहले है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। इसमें यूपी का करंट अफेयर सबसे पहले दिया है। तो वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन, तो उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी है वहाँ पर किसान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तो जो क्या है, वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन है, इसका आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो संयुक्त रूप से यूपी सरकार और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। संबोधन इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, KVK कृषि विज्ञान केंद्रों और 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स एवं लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। तो यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा याद रखेंगे। 732 KVK, 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर CSC और लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन दोस्तों, भाग लिया। और इस तरह से इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की 17वीं किस्त जारी की है। तो याद रखेंगे 17वीं किस्त भी उसी दिन मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसकी 17वीं किस्त जारी की गई है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर लेते हैं। 17वीं किस्त है। तो PM किसान योजना 24 जनवरी 2019 को शुरू की गई। तो जो PM किसान योजना है, ये इसकी शुरुआत कब हुई? तो 24 जनवरी 2019 को की गई और यह योजना पूर्व व्यापी तिथि से 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। और ये योजना ऐसी योजना है जो पूर्व व्यापी तिथि से पहले से ही पहली तिथि से ही क्या है, जब से लागू हुई उसके पहले से इसको प्रारंभ किया गया। 1 दिसंबर 2018 से इसको प्रभावी बनाया गया। इसके अंतर्गत 4 महीने में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाए। तो किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपये
का हस्तांतरण किया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो याद रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, इसमें भारत सरकार का क्या है, पूरा 100% वित्त पोषण है, केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता रहा है। तो याद रखेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करते हैं। आगे है साधो जग दर्शन का मेला। तो साधो जग दर्शन का मेला महोत्सव ये कहाँ हुआ, तो ये लखनऊ में हुआ। 20 से 22 जून 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। तो साधो जग दर्शन का मेला नामक महोत्सव 3 दिन का महोत्सव है और ये कहाँ पे हो चला, तो ये लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये क्या किया गया, आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संत कबीर अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन के द्वारा किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था साधु जग दर्शन का मेला, इस कार्यक्रम का आयोजन संत कबीर अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन के द्वारा किया गया। तो इन सभी की भागीदारी इसमें रही। इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जयंती पर कबीर की शिक्षाओं को उजागर करना है। तो याद रखेंगे कि इस जो क्या है साधु जग महोत्सव है, तो इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जयंती पर कबीर की शिक्षाओं का उजागर करना है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ, मई या जून की पूर्णिमा को प्रतिष्ठित रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक कबीरदास की जयंती पर ये जो है तो कार्य साधु जग आयोजित किया जाता है। वर्ष 2024 में कबीरदास की जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई। तो 2024 में ये जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई। कबीरदास की रचनाओं का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो जो कबीरदास जी की रचनाएं हैं, इनका भक्ति आंदोलन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ, पंचवाणी जैसे शीर्षक क्या हैं, शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो है तो महोत्सव जो लखनऊ में हुआ था, ये हुआ था। और आगे बात कर लेते हैं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की। तो जो यूपी सरकार है, इसने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल में विकसित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जाने वाला जो क्या है हवाई अड्डा है, वो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे यूपी सरकार ने जो है तो ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित करने की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य यात्रियों और उड़ान संचालन क्षमताओं को विश्व स्तरीय मानकों तक बढ़ाना है। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वर्तमान में हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो 1300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। संपूर्ण हवाई अड्डा को 4 चरणों में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है। आगे बात कर लेते हैं 5 जिले 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल हुए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा ने सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। तो 2019 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत यूपी सरकार के द्वारा की गई थी। यह पहल पारंपरिक जल निकायों और छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए वाटरशेड विकास और नवीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती है। सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि अमृत सरोवरों में जल प्रवाह में गाद और किसी भी अन्य अवरोध को साफ करने का भी निर्देश दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं अमृत सरोवरों के रखरखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़ और बाराबंकी क्या हैं, शीर्ष पर हैं, जिन्होंने सरोवरों में गाद निकालने और वनस्पति को साफ करने के साथ साथ सभी सरोवरों के निर्माण को भी पूरा कर लिया है। IIT BHU का फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम।
तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा 3 से 29 जून 2024 के मध्य मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTP के अंतर्गत एक ऑफलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम FIP का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित व्यापक प्रशिक्षण और विकास में शामिल होने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम केंद्रीय, राज्य, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए किया गया है। आगे बात करते हैं, यह उन्हें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन तकनीकों, ICT सक्षम शिक्षक प्रशिक्षण और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों आदि से परिचित कराता है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम को नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस लक्षित क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 15 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। तो 19 जून 2024 को लखनऊ स्थित मध्य कमान युद्ध स्मारक, जिसे स्मृतिका के नाम से भी जाना जाता है, जनता के लिए खोल दिया गया। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण शामिल है। 18-19 जून 2024 को कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ में 2 दिवसीय अनंत कला महोत्सव का आयोजन किया गया। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत के ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम उड़ान शुरू किया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो याद रखेंगे, किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जाएगा। इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ने बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। 9 जून 2024 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान यह घोषणा की गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष 2025 से 2029 तक प्रत्येक वर्ष नोएडा में प्रमुख बाइक रेसिंग इवेंट MotoGP आयोजित करने के लिए स्पेन के डोना स्पोर्ट्स और भारतीय भागीदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ सहयोग की घोषणा की। नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग 3 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत 32 जिलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें इन जिलों में क्रिटिकल जोन की संख्या कम हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद और औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क के साथ भी हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प ग्राम और ब्रासवेयर व छोटी व मझोली इकाइयों के क्लस्टर का निर्माण करेगी। आगे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग फर्रुखाबाद के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल संकिसा में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर क्वीन हो मेमोरियल पार्क, तो क्वीन हो मेमोरियल पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जो कि कहाँ पर है? अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पर है। मुरादाबाद की अंशिका ने सब जूनियर बालिका 40 किलोग्राम वर्ग में परिणीता को हराकर 15वीं यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरणों के विलय का निर्देश दिया है।
ताकि दोनों पड़ोसी देशों के लिए दीर्घकालिक साझा विकास योजना लागू की जा सके। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। आगे बात कर लेते हैं राज्य समाचार के अंतर्गत बिहार राज्य के करंट अफेयर की। तो बिहार राज्य में जो उच्च न्यायालय है बिहार का, उसने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द किया है। तो 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधित बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया। तो के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने हरीश कुमार जी ने ये फैसला सुनाया है कि जो क्या है 65% आरक्षण है, बिहार सरकार की जो अधिसूचना है इसको रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नवंबर 2023 में बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार पदों और सेवाओं के रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2023 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की थी। बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा न्यूनतम 18% से बढ़कर 25% कर दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए 12 से बढ़ाकर के 18%, अनुसूचित जातियों के लिए 16 से बढ़ाकर 20 और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा दुगुना करके 1 से 2% कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। तो ओवरऑल अब ये पूरा समाप्त हो चुका है, तो याद इसको नहीं रखना है, केवल फैसले को याद रखना है कि किस जो है तो उच्च न्यायालय ने 65% के जो है तो आरक्षण के मामले को रद्द किया है। तो उसने पटना उच्च न्यायालय है, बिहार का है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया राजगीर बिहार में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 जून 2024 को। नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई है। यह अधिनियम 2007 से फिलीपींस में हुई द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के निर्णय का परिणाम था। भारत के अलावा कुल 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी और यह 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक सक्रिय रहा। यहाँ पर प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। तो जो नालंदा है, यहाँ पर प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली के आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। 1193 ईस्वी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया जाने तक ये बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा था। आगे बात कर लेते हैं 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की गई। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। तो बिहार में यूनिसेफ ने क्या किया है, बिहार सरकार के सहयोग से राज्य में अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। कुल 10 पंचायतों में से अररिया और पूर्णिया की 5-5 पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अररिया जिले की चौरी, मजलिसपुर, पेंचोली, कनखुदिया और पकरी पंचायतों को CFGP के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया। वही पूर्णिया जिले की खूंटी, धुनैली, झुनी कला, खूंटी हसैली और मलहरिया गंगेर को CFGP में शामिल किया गया है। तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत के लिए विकास योजना तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या 48% है। बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। तो 5 जून 2024 को बिहार के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल कर लिया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले के झांझा वन क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। तो जमुई जिले के झांझा
वन क्षेत्र स्थल में स्थित आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी हैं। 1884 में इनको आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य इनको घोषित किया गया था। 1984 में इनको क्या किया गया था, पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। नागी और नकटी बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आर्द्रभूमियाँ बनी थी और 1884 में इनको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। नागी पक्षी अभयारण्य को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है। तो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी नागी है। नागी पक्षी अभयारण्य के बार हेडेड गीज एक प्रकार का हंस की वैश्विक आबादी का लगभग 3% यहाँ पाया जाता है। नकटी पक्षी अभयारण्य में एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसे मुख्यतः नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो इस तरह से जो 2 फरवरी 1971 का दिन था, ईरान के रामसर में वहाँ पर जो संधि स्थापित की गई थी उसी के तहत ये स्थल घोषित किए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल 82 आर्द्रभूमियाँ हैं तथा इस संदर्भ में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या यूके यूनाइटेड किंगडम में 175 है, जिसके बाद मैक्सिको 144 का स्थान है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बिहार अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। बिहार के जो प्रमुख घटनाक्रम है उनको देख लेते हैं। तो 22-23 जून 2024 को IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ पटना ने बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन किया। 20 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी। 20 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यातायात को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जिसमें घातक दुर्घटनाएं होती है को रोकने के लिए मानव तस्करी से निपटने के लिए 117 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो 117 पुलिस वाहनों को झंडी दिखा करके रवाना किया गया। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग में खरीफ महाअभियान 2024 के तहत 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखा करके वहाँ रवाना किया। 17 एवं 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में संयुक्त राज्य अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक नीति पर सहयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है। 14 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली और मुंबई महानगरों के साथ साथ राज्य के भीतर वाई और जेड श्रेणी के शहरों और कस्बों तथा अवर्गीकृत कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को देय आवास भत्ते को बढ़ाने के आवास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अन्य राज्यों संबंधित करंट अफेयर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। तो 13 जून 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया। PM श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश के पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को भी लाभ होगा। इसके अंतर्गत राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान के करंट अफेयर की। तो राजस्थान का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसमें राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट बनेगा। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के द्वारा 8 जून को जानकारी प्रदान की गई। प्रदान जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास कर रही है। परियोजना के तहत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों को विकसित किया जाएगा। इसमें उदयपुर, चावंड, हल्दीघाटी, गोकुंड, कुंभलगढ़, देवर, छपली और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए संग्रहालय और बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा। इन स्थानों तक समग्र कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट परियोजना का नाम बदल करके महाराणा प्रताप सर्किट पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट को राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से क्षेत्र में पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए शुरू किया था। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और परियोजना के तीसरे चरण का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र को समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9
9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। गुजरात में सर्वाधिक स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता। 15 जून 2024 को भारत सरकार ने के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित करने क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षाओं में, क्या प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो गुजरात को मिला है। तो 15 जून 2024 को भारत सरकार के नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम रैंक का पुरस्कार मिला है। गुजरात को ये पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के रूप के उपलक्ष्य में पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। मई 2024 के अंत तक गुजरात 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ पहले स्थान पर है। आगे बात कर लेते हैं राज्य समाचारों में तमिलनाडु की। तो जबकि तमिलनाडु में 10,743 मेगावाट के साथ दूसरे, कर्नाटक तीसरे 6312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात 14,182 मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ इस संदर्भ में राजस्थान 22,180 मेगावाट के बाद दूसरे स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा क्षमता जो है ये गुजरात की दूसरे नंबर की है, पहले नंबर में राजस्थान है, और पवन ऊर्जा में गुजरात पहले स्थान पर है। तो इस तरह से मई 2024 के अंत में गुजरात में कुल 28,200 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता थी, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो अक्षय ऊर्जा में सबसे आगे है, सौर ऊर्जा में दूसरे नंबर पर है और पवन ऊर्जा में पहले नंबर पर है। गुजरात ने 2030 तक कुल 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो गुजरात का लक्ष्य है 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल की जाए। जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल का ट्रायल रन जम्मू कश्मीर में होता है। 20 जून 2024 को चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल पर ट्रायल रन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। इस ट्रायल रन के तहत आर्क रेल पुल पर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान एवं रियासी के मध्य 8 कोच वाली मेमू ट्रेन को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। 46 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत लाइन खंड पर यह ट्रायल रन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किया गया। चिनाब नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चिनाब रेल ब्रिज वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ट्रायल रन कश्मीर के रियासी बारामूला मार्ग पर रेल परिचालन शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसमें 48.1 किलोमीटर लंबा बनियाल संगलदान खंड शामिल है, का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को किया था। इस परियोजना का पहला चरण है वो क्या था? तो वो 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला खंड शामिल है। 2009 में शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर एवं न्यूजीलैंड के मध्य कृषि साझेदारी। तो 12 जून 2024 को कृषि क्षेत्र में एक बड़े कदम के रूप में जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ अपने मौजूदा सहयोग ज्ञापन को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौते के विस्तार किया है। यह साझेदारी जम्मू एवं कश्मीर के स्थानीय भेड़ पालन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की विश्व स्तरीय तकनीकों का लाभ उठाने पर जोर देती है। इस साझेदारी से जम्मू कश्मीर को प्रजनन प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि प्रबंधन और भेड़ क्षेत्र के भीतर उन्नत रोग नियंत्रण उपायों में न्यूजीलैंड की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सहयोग के लिए मुख्य क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आनुवंशिक और प्रजनन नवाचार विशेषज्ञ दौरे और कार्यशालाएं शामिल हैं। न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ कार्यशालाएं आयोजित करने और परियोजना के लिए दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जिसमें प्रजनन मूल्यों, AI और मूल्य श्रृंखला अनुकूलन के अलावा डिजिटलीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उड़ीसा, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। 12 जून 2024 को राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्ष 1936 में उड़ीसा के अलग राज्य बनने के बाद से मोहन चरण मांझी, हेमानंद बिस्वाल और गिरधर गमांग के बाद तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उड़ीसा के बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में जनता मैदान में किया गया। कनकवर्धन सिंह देव और प्रवती परिंदा को उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रवती परिंदा उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा विधानसभा की
सभी सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान हुआ, जबकि परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। राज्य विधानसभा के कुल 147 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जबकि बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत मिली। पूर्वोत्तर राज्य पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 13 जून को इन्होंने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पेमा खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई और इनके साथ ही 11 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। चौना मीन को लगातार दूसरी बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में किया गया। अरुणाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जबकि परिणाम 2 जून 2024 को घोषित किए गए। 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 46, NCP 3 और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल PPA ने 2 सीटें जीती। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य भारत के 24वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। असम के मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ किया है। तो असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का शुभारंभ हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मैट्रिकुलेशन के बाद समग्र सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में मदद करना है। इसके अंतर्गत कक्षा 11 में से स्नातकोत्तर तक की सभी छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने की योजना है। यह वित्तीय सहायता लड़कियों को आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना दी जाएगी, लेकिन विधायकों की बेटियों और निजी संस्थानों में पढ़ने वाले लड़कियों की इस योजना से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले लड़के और लड़कियों के लिए आनंदोराम बोरुआ योजना के तहत 10,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान की भी घोषणा की है। असम में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया। ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर लगे सौर PV सिस्टम के साथ 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। औसतन 3 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। 25 वर्षीय जीवन काल के साथ यह सौर संयंत्र सालाना 3060 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। 10 जून 2024 को गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 12 मंत्रियों ने भी इनके साथ शपथ ली है। संविधान के अनुसार सिक्किम मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 मंत्रिपरिषद में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। 11वीं सिक्किम विधानसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ हुए थे। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 विधानसभा सीटों में से 31 और एकमात्र लोकसभा सीट जीती। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहयोगी राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने 35वें में संशोधन को निरस्त कर भारत का 22वां राज्य बनाया था। दक्षिण भारतीय राज्यों में चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 12 जून 2024 को राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने N. चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। N. चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू को 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और शेष आंध्र प्रदेश में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 मई 2024 को हुए थे, जिसमें परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। TDP ने 135, जनसेना ने 21 और BJP ने 8 सीटें जीती, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSR कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीटें मिली। 1995 में उस समय के मुख्यमंत्री NT रामास्वामी की मृत्यु के बाद पहली बार 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। केरल ने पाठ्यपुस्तकों में की AI लर्निंग की शुरुआत। हाल ही में केरल ने कक्षा 7 की सूचना और संचार पाठ्यपुस्तक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता लर्निंग की शुरुआत की है। यह 4 लाख से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रशिक्षित करने की एक दिशा में अग्रणी कदम है। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना तथा छात्रों को कम उम्र से ही AI अवधारणाओं से परिचित कराना है। यह दूरदर्शी कदम केरल की अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और छात्रों को भविष्य की तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके तहत कंप्यूटर विजन अध्याय की एक गतिविधि में छात्रों को अपना खुद का AI प्रोग्राम बनाना होगा जो मानव चेहरे के भावों को पहचान सके। यह प्रोग्राम किसी व्यक्ति के चेहरे पर 7 अलग अलग भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगा। नए शैक्षणिक वर्ष में मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ माध्यमों में कक्षा 1, 3, 5 और
7 के लिए नई ICT पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जाएगा। तेलंगाना का 10वां स्थापना दिवस 2 जून 2024 को मनाया गया। आधिकारिक तौर पर भारत का एक राज्य बना था। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 2014 में इसका अधिनियम आया था, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। और दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय हो गया था। तत्कालीन मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक एकीकृत राज्य बना था। मुख्यमंत्री मन्नूर कापोम योजना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किसानों को हरी खाद बीज वितरित करके मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योजना शुरुआत की है। तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री मन्नूर कापोम योजना की शुरुआत की है। आगे बात कर लेते हैं राज्य समाचारों में। तो जो ये योजना है तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों को हरी खाद के बीज उपलब्ध वितरित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और समाज की भलाई के लिए टिकाऊ और रसायन मुक्त कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत हरी खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 2 लाख एकड़ क्षेत्र में हरी खाद के बीज वितरण हेतु 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। हरी खाद सूक्ष्म जीवों की रक्षा करेगी और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों का पोषण होगा। MK स्टालिन ने किसानों को मामूली शुल्क पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराए पर देने की योजना का भी उद्घाटन किया है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में की थी। अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम में 20 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 15 से 21 जून 2024 तक पंजाब पुलिस ने BSF और ग्राम रक्षा समितियों के सहयोग से फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया। 14 जून 2024 को ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए हजारों कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के गंदेरबाल जिले के खीर भवानी मंदिर में एकत्रित हुए। 3 जून 2024 को हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना जल्द शुरू करेगी। राजस्थान के जैसलमेर राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान 64 ग्रेट इंडियन बस्टर देखे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए योजनाओं पर चर्चा और रणनीति बनाने हेतु IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रांसमीटर से टैग किए गए एक प्रवासी पक्षी यूरेशियन या कॉमन ब्रिम्बेल को पहली बार कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी के मुद्दों के जवाब में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के साथ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया। हाल ही में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने एक परिपत्र जारी कर 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भूखंड पट्टेदारों को अपने परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हरियाणा सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य सचिव कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ की स्थापना की। कर्नाटक के होसरिट्टी में स्थित गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा कवि एवं नाटककार सिद्धलिंग पट्टनसिट्टी को 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया। 5 जून 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में CGST रोहतक आयुक्तालय के आधिकारिक परिषद GST भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए एक संस्था का ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को नई दिल्ली में NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर्नाटक राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2025 से बेंगलुरु में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 का आयोजित करने का निर्णय लिया है। 10 जून 2024 को कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने नई दिल्ली से सिंधु शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और उत्तरी राज्यों में समुद्री चेतना के बारे में जागरूकता फैलाना है। हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुभारंभ किया है। 14 जून 2024 को कर्नाटक
उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान सो मोटो लेते हुए ऐतिहासिक मैसूर दशहरा समारोह में हिस्सा लेने वाले हाथी अश्वत्थामा की अप्राकृतिक मृत्यु पर जनहित याचिका शुरू की, जिसकी मृत्यु 11 जून को नागरहोल टाइगर रिजर्व ने अपने शिविर में हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले के कोसियाकोटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 17 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने राजस्थान के बीकानेर में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट द्वारा विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण के लिए $105 मिलियन देने की घोषणा की। तो इस तरह से राज्यों के समाचार क्रॉनिकल मैगजीन के यहीं से समाप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में नेक्स्ट सेशन में। तो राष्ट्रीय समाचार के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे क्रॉनिकल के राष्ट्रीय समाचार में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।